हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0, इंफिनिटी, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ का हमारे पास एक रिलेशन होता है, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और यहां पर आर क्या होता है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पर तो ये कर्व्ड होता नहीं है। अगर कर्व्ड नहीं है प्लेन मिरर, चूंकि प्लेन होता है, यहां पर कोई भी रेडियस नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा। अगर मैं यहां पर इस वैल्यू में प्लेस करता हूं इंफिनिटी डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी आएगी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। देखिए इंफिनिटी, आंसर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। देखिए यहां पर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर से कैसी इमेज बन रही है हमारे पास, देखिए इनलार्ज इमेज बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर के केस में हमारे पास 6 केस थे। सभी केस में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा था जहां पर हमारी इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी और इनलार्ज बन रही थी, और कहां पर, बिहाइंड द मिरर बन रही थी। तो अगर यहां पर हम लोग इमेज की बात करें कि इमेज कैसा होगा, तो हमारा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और उस केस की बात करें तो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर है फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्लेस करता हूं फोकस और पोल के बीच में, तो फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी, और जो सेकेंड लाइट रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और अगर मैं इसको बैक ट्रेस करता हूं, बैक ट्रेस करने पर ये कुछ यहां पर जाकर के एक दूसरे से मिलेगी। यहां देखिए हमारा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए यहां पर एक कॉनकेव मिरर हमारे पास की पॉइंट है, ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस इट। देखिए यहां पर हम लोगों से कहा गया है कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ दी गई है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है। हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या, कि द इमेज प्रोड्यूसेस इज, इमेज कैसी होगी। तो ठीक है, देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है हमारा फोकस पॉइंट और सेम डिस्टेंस हम यहां से कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि ये फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और फिर हम लोगों से ये भी कहा गया, अगर ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की ही होगी। और हमसे क्वेश्चन में बताया गया कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहां से अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से पास होगी, वो फोकस से कुछ इस तरह से पास हो जाएगी। अगर दूसरी लाइट रे मैं फोकस से पास कराऊं तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, कुछ इस पॉइंट से पास होगी, जो कि कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट सेम साइज बनता है। कैसा बनता है, सेम साइज। तो देखिए आइए देखते हैं कहां पर है सेम साइज, इस ऑप्शन में हमको मिलता है सेम साइज। ठीक है, और कैसा मिलता है, अगर कॉनकेव मिरर के इधर फ्रंट साइड में बनता है तो वो इमेज रियल होगी हमारी, और कैसा है, इन्वर्टेड है। इट मींस कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस
कॉन्वेक्स लेंस से एक एक्सपेरिमेंट एक बच्चे ने किया, ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इमेज की भी डिस्टेंस दी गई है, ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। बिहाइंड द लेंस व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो हम लोगों से यहां पर पूछा गया है कि उस लेंस का पावर कितना होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसका मतलब u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे और क्या दिया गया है, हम लोगों से इमेज की डिस्टेंस भी दी गई है, इसका मतलब v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बिहाइंड द लेंस व्हाट इज द पावर ऑफ, ठीक है, तो यहां पर u और v की वैल्यू है, और अगर हमको पावर फाइंड आउट करना है तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये फोकल लेंथ किस में दी गई हो, मीटर में दी गई हो, ठीक है ना। अगर यही हमको सेंटीमीटर में गिवन होता तो क्या होता, P इज इक्वल टू 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में अगर हमारी फोकल लेंथ होती, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट v की और u की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं, जो कि क्या है, v की वैल्यू है 1/30 माइनस ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो u की वैल्यू भी यहां पर अगर मैं माइनस प्लेस करता हूं तो 1/-60, ओके, और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, डन। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इधर यहां पर 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा इसका, 60 एलसीएम हो गया, 32 जा 60 यानी कि 2 प्लस 61 जा 1, यानी कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 3/60, या फिर इसी को मैं कहूं 1/20। तो यहां से फोकल लेंथ कितनी निकल करके आ जाएगी हमारी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है हमारे पास, और हमको चाहिए पावर इस फॉर्मूले में, यानी कि वैल्यू को हमको पुट करना होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं जरा हम लोग, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई कितनी है 20, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। और बताइए जरा पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, यानी कि कैपिटल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। An image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. The image produces is about 3 times the size of the object. What is the size of the object? इसे बताया गया है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 3 टाइम्स है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज कितनी दी गई है हम लोगों को, जो कि 36 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 36 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर हम लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो 36 डिवाइड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का कौन सा आंसर सही है, देखिए जरा, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होते हैं, हम लोगों को ये पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। जब लाइट रे हमारी इस एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो हर एक अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसकी डेंसिटी अगर मैं कह दूं D1 है, इसकी D2 है, इसकी D3 है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हर एक लेयर डेंसर मीडियम है, ठीक है। जैसे जैसे लाइट रे और हमारे इन्वायरमेंट में आती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। और हमको पता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लिया मैंने कि यहां पर हमारे पास कोई स्टार है, यहां पर हमारे पास कोई स्टार है, लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है। जब इस फर्स्ट लेयर पर इंसिडेंट करेगी तो फर्स्ट लेयर के रिगार्डिंग जो हमारा नॉर्मल होगा किधर बेंड हो जाएगी, देखिए कुछ इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। फिर
इस लेयर के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो लाइट रे किधर बेंड हो जाएगी, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर अगर थर्ड लेयर के रिस्पेक्ट में कंसीडर करूं तो नॉर्मल यहां पर है और फिर से ये टूवर्ड्स, और सॉरी ये फिर से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अगर मान लिया कि ये हमारी अर्थ है और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, अगर स्टार को देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, उसे तो दिखाई देगा कि उसका स्टार कहां पर है, कुछ यहां पर है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या होगी उसकी, ये वाली होगी। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा कि ट्विंकलिंग स्टार वाला जो फिनोमेना है क्यों होता है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। The angle of incidence for a ray of light having zero reflection angle is, यहां पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा अगर किसी भी लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। तो हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, क्या रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर कोई भी लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहां पर ये जो आई वाला एंगल है ये आर एंगल के बराबर होता है, हमको ये पता है। तो अगर ये आई क्या है, जीरो है, तो आर भी कितना होगा, जीरो ही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए इज जीरो एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम में हम लोगों को फाइंड आउट करना है स्पीड की, लाइट को उस मीडियम में कितनी स्पीड है। अगर यहां से हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है तो हम लोग यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह पर अगर मैं प्लेस करता हूं 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं इसको s नाम से डिनोट कर दूं तो देखिए s यहां पर आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 1.33। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर 2.26 लिखा हुआ है लेकिन ये 2.2 ठीक है अप्रॉक्स में चलता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are given three medium, you are given three media A, B and C of the refractive index 1.33, 1.65 and 1.46, the medium in which the light will travel faster। देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, जो कि अभी मैंने यहां पर लिखा था, ये देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। अगर किसी भी मीडियम में मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि ट्रेवल फास्टर, किस मीडियम में फास्टर ट्रेवल करेगी, यानी कि ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला वाला मीडियम है यानी कि ए जो मीडियम है उसमें स्पीड की लाइट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो देखिए अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये फोकल लेंथ किस में दी गई हो, मीटर में। अगर या फिर मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो वो होगा F इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सारे आंसर्स हम लोगों को किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में। अगर इसी के रिस्पेक्ट में मैं सेंटीमीटर का फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा P इज इक्वल टू 100/f। ठीक है ना, और फोकल लेंथ किस में दी गई हो हम लोगों को, सेंटीमीटर में दी गई हो। तो यहां से भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू 100/p, और पावर की वैल्यू तो हमको दी गई है तो जस्ट यहां पर हम लोग प्लेस कर देंगे F इज इक्वल टू 100/p
2, लेकिन 2 क्या माइनस, ठीक है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का आंसर कौन सा सही हो गया, देखिए ये वाला ऑप्शन सी। और एक चीज और अगर बात यहां पर करें कि पावर अगर हमारी निगेटिव में गिवन है हमको, या फिर अगर यहां पर फोकल लेंथ हमारी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि यहां पर कौन सा लेंस है, तो निगेटिव हमेशा कॉन्केव लेंस के लिए होता है और पॉजिटिव हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है। इसका मतलब यहां पर अगर मुझसे टाइप ऑफ लेंस पूछ लिया जाता तो कौन सा होता, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज at a distance of 30 centimeter from the mirror, also calculate the size of the image। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले कि क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस के लिए वो हमेशा निगेटिव कंसीडर की जाती है, क्योंकि यहां पर हम लोगों से कॉनकेव मिरर कहा है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो होगी -20 सेंटीमीटर। और क्या वैल्यू हम लोगों को गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को गिवन है 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है। और क्या चीजें गिवन है, यहां पर हमने कहा कि इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यहां पर इमेज की डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू भी हम लोगों को दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, किसकी बात किया है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बनती है, तो इसे भी हम लोग निगेटिव ही कंसीडर करेंगे। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर साइज हमको फाइंड आउट करना है तो मुझे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर मैं यहां पर मिरर का फॉर्मूला यूज करता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। u की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ f एंड v। तो यहां पर f की वैल्यू है -20, सो यहां पर हो जाएगा -1/20, और यहां पर माइनस है, ठीक है। v की वैल्यू है -30, अगर मैं -30 यहां पर प्लेस करूंगा तो ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 30, ठीक है। इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 60 और 23 जा, तो ये होगा -3 प्लस 2, ठीक है। देखिए यहां से 1/u की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई -1/60, इसका मतलब u इज इक्वल टू -60, ठीक। तो u की वैल्यू आ गई -60। अब हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज, इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये मिरर के केस में होता है मैग्निफिकेशन। अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं किसकी, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास है कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -30, तो मैंने यहां पर लिखा माइनस और ये -30 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -60, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो माइनस और माइनस है ये क्या हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, तो यहां पर वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि hi अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2। ये 4 अगर इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहां पर hi हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा -4/2, और अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हो जाएगा -2, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, and larger than the object. Where should the position of the object be relative to the mirror?
ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहां पर हम लोगों को कुछ कीवर्ड्स दे दिया गया है क्वेश्चन में, जिससे हम लोग अपने आंसर को बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के साथ साथ यहां पर देखिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, ये किस केस में बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, और ऐसा सिर्फ एक ही केस है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहना चाहूं तो ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाएगा? फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया जाएगा, जिससे कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केस हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें कि वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है, अदरवाइज सभी में रियल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए इसको हम लोग एक रे डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है फोकस और सेम डिस्टेंस पे हमने लिया यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोकस और पोल के बीच में, यहां पर है हमारा पोल, फोकस और पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है, ठीक है। लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कुछ इस तरीके से, देखिए दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कुछ इस तरीके से पास होगी, जो कि हमको लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि आगे जाकर के कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिससे कि इमेज फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इन लाइट रे को पीछे की तरफ ट्रेस करता हूं, बैक ट्रेस करता हूं कुछ इस पॉइंट पर, तो हमें ऐसा मिलेगा कि ये आगे जाकर के कहीं पर एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज कैसा है? इनलार्ज है। दूसरा देखिए इरेक्ट की बात कर रहा था तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बना है, तो इसका मतलब ये इमेज हमारी इरेक्ट भी है। और दूसरा वर्चुअल, अगर मिरर के फ्रंट में या मिरर के फ्रंट साइड में अगर इमेज बनती तो यहां पर होती है रियल, और अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो यहां पर होती है वर्चुअल। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन ऐसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कॉनकेव मिरर के सामने जब इमेज हमारी वर्चुअल फॉर्म होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, A 6 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 15 centimeter. The distance of the object from the lens is 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image formed using the lens formula. तो यहां पर सबसे पहले क्या क्या चीजें हम लोगों को गिवन है, हम लोग वन बाय वन यहां पर प्लेस कर लेते हैं। A 6 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया हम लोगों को? कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ये ध्यान देना है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यानी कि एफ यहां पर पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, मींस यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यू हमेशा हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए या साइज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास v की वैल्यू होनी चाहिए, और हम यहां पर यूज करेंगे लेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर हमारे पास f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो v के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है, जो कि होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहां पर हम लोग वैल्यू प्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है भाई? 15, तो 1/15 प्लस यहां पर 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -10, ठीक है, -10। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो गया। अब यहां पर तो चूंकि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बना देता हूं, क्या माइनस हो जाएगा, यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन हो गया, ठीक है ना, और ये प्लस हो गया। तो यहां पर अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो देखिए 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, -10 3 जा 3 3 जा
तो ये हो गया हमारे पास 1/v इज इक्वल टू -1/30 और v की वैल्यू आ गई -30। ठीक है, v निगेटिव होने का मतलब कि हमारी जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ द लेंस फॉर्म हो रही है, यानी कि वर्चुअल हो रही है। तो यहां से मैंने एक चीज पता कर लिया कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू, अगर लेंस के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन U और V के टर्म में देखते हैं तो क्या होता है, प्लस में होता है V/U, लेकिन मिरर के केस में क्या था, -V/U। ठीक है, V की वैल्यू भी है, U की वैल्यू भी है, जस्ट यहां पर हम लोग प्लेस कर देते हैं HI/HO, लेकिन हमको यहां पर वैल्यू दी गई है HO की, तो मैं HO की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर प्लेस कर दूं तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 6 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, -30 और U की वैल्यू कितनी है, -10। U की वैल्यू -10। यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। और अगर 6 का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, यानी कि जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं 6 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज की बात करूं 18 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन लार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, इन लार्ज इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +1/3। Analyzing the value, state the type of mirror and position of the object with respect to the pole of the mirror. Draw any diagram to justify your answer. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोगों को कुछ वैल्यू दी गई है जो कि है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1/3। देखिए, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। और पहली चीज यहां पर अगर ये वैल्यू कितनी है, प्लस में आई हुई है, इसका मतलब यहां पर जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है, इन दोनों का रेशियो प्लस है। इसका मतलब कि जो हमारा इमेज फॉर्म है वो किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ऑब्जेक्ट तो हमारा पॉजिटिव होता ही है क्योंकि हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। तो देखिए, अगर यहां से मैंने कहा कि HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये आता है, इसका मतलब कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट है। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि हमारा इमेज कैसा है, इरेक्ट है। दूसरी चीज अगर यहां पर देखें कि जो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू होती है, अगर वो 1 से क्या होती है, कम होती है, अगर मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1, इट मींस कि जो हमारा इमेज बना है वो कैसा बना है, डिमिनिश्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड है। तो अगर दो चीजें मिल गई हैं, एक डिमिनिश्ड और एक इरेक्ट, तो अगर मैं देखूं कि कौन सा लेंस है, तो इरेक्ट किस इमेज के केस में बनता है, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो उसमें इरेक्ट एक ही केस में इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं। लेकिन वहां पर इमेज हमारी कैसी बनती है, इन लार्ज बनती है। लेकिन यहां पर कैसी इमेज आ रही है, डिमिनिश्ड आ रही है। इसका मतलब कि यहां पर कॉनकेव मिरर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो यस, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज कैसा होता है, इरेक्ट भी होता है और डिमिनिश्ड भी होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमको यहां पर मिल गया। टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर होगा ये। ठीक है ना, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आइए यहां पर देखते हैं कि हमारे पास ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को या तो हम इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं। तो अगर यहां पर हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, इंफिनिटी और पोल के बीच में हम लोग प्लेस करेंगे। तो इसके लिए जरा एक डायग्राम हम लोग बना करके देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर रहा हूं, कहीं भी ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में प्लेस करता हूं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ, ये सेम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये किधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। देखिए कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक से बन जाओ भाई,
कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, ये इधर से गई और डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे अगर मैं किधर से पास कराऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं, देखिए तो ये दूसरी लाइट रे मैं किधर से पास करा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगा तो ये सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी बिना डिविएट हुए। तो अगर मैं इन लाइट रे को क्या करूं, पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूं, ठीक है, पीछे की तरफ अगर मैं ट्रेस आउट करता हूं, देखिए तो ये लाइट रे कहां से जाएगी भाई, फोकस से होकर के पास होगी, और ये लाइट रे किधर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखिए जहां पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। और देखिए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है और कैसी है, इरेक्ट भी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर सेशन खत्म होता है और हम लोगों ने आज 14 क्वेश्चंस किए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि और भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले ला सकूं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।